मंथन। आज हम इकोनॉमिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसकी वजह से आप शायद इकोनॉमिक्स से नेट क्लियर कर लें या शायद जीआर क्लियर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉलरसियन सामान्य संतुलन विश्लेषण की अवधारणा नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता, पैमाने का स्थिर प्रतिफल, बाधाओं की उपस्थिति और ग्रुपिंग प्रक्रिया। तो वॉलरसियन सामान्य संतुलन विश्लेषण क्या नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता वॉलरसियन संतुलन में देखने के लिए मिलती है। पैमाने का स्थिर प्रतिफल भी सामान्य संतुलन विश्लेषण की अवधारणा है। वॉलरस का जो संतुलन विश्लेषण है उसमें जो बाधाएं हैं वो नहीं होती हैं, बाधाओं की उपस्थिति उसमें नहीं होती। ग्रुपिंग प्रक्रिया, जिसको कि टेंटोमेंट भी कहते हैं, वो भी होती। ग्रुपिंग या टेंटोमेंट होता है, लेकिन जो बाधाओं की उपस्थिति है वॉलरसियन समान संतुलन विश्लेषण में नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका आंसर हो गया 3। सेकेंड क्वेश्चन, आर्थिक विकास के हेरेट-डोमर मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फर्स्ट है, विकास की प्राकृतिक श्रम शक्ति और श्रम उत्पादकता की वृद्धि से क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है शायद। नहीं, क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है। विकास की प्राकृतिक श्रम शक्ति और श्रम उत्पादकता की वृद्धि से बनती है। सेकंड, यदि वास्तविक वृद्धि जी, वारंटेड वृद्धि GW से अधिक है, तो जी केवल तब तक GW से भिन्न हो सकती है जब तक कि प्राकृतिक वृद्धि GN को नहीं छू देती। थर्ड है, दीर्घकाल में GN से अधिक हो सकती है। जी मतलब कि ग्रोथ रेट और GN का नेचुरल ग्रोथ रेट। और चौथा है, श्रम और पूंजी का पूर्ण रोजगार के लिए G=GW=GN की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक विकास के जो हेरेट-डोमर मॉडल के बारे में है वो कथन सही जो नहीं है। तो विकास की जो प्राकृतिक श्रम शक्ति और श्रम उत्पादकता में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा होता है। यदि वास्तविक वृद्धि जी, वारंटेड वृद्धि GW से अधिक है, तो जी तब तक GW से भिन्न हो सकती है जब तक कि प्राकृतिक वृद्धि GN को छू नहीं लेती। ये भी सही है। दीर्घकाल में GN से अधिक हो सकती है, GN से अधिक कभी नहीं होती है। ये हो जाएगा आपका आंसर। श्रम और पूंजी का पूर्ण रोजगार के लिए GW और GN की आवश्यकता होती है। जो हेरेट-डोमर का मॉडल है उसमें G=GW=GN होता है। तो जो फोर्थ आंसर है वो नहीं होगा कि जी या GW से अधिक नहीं होती है। GN अधिक होता है, GW अधिक नहीं होता है। या इक्वल हो सकते हैं, लेकिन GN अधिक नहीं होता है। और सॉरी, दीर्घकाल में GN से अधिक नहीं होता है। इसमें जो G है, G= जो वास्तविक विकास दर होता है, जो कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की वास्तविक वृद्धि दर को दिखाता है। G जो है उत्पादन की वास्तविक वृद्धि दर दिखाता है। और जो GW है वो विकास दर, जिस पर कंपनियां अपने निवेशों पर निर्णय लेकर खुश होती हैं, उसे दिखाता है। मतलब कोई कंपनी है, कंपनी को कुछ सामान बनाना है, तो उसका जो निर्णय ले रही है और उसकी वजह से उसको जो संतुष्टि होती है वो GW होता है। और GN= श्रम शक्ति या श्रम उत्पादकता की जो वृद्धि है उसके द्वारा अधिकतम सतत विकास कितना हो रहा है, ये बताता है GN। जो हेरेट-डोमर का मॉडल है, विकास की जो अस्थिरता है उस पर प्रकाश डालता है। जहाँ की G नॉट इक्वल टू GW हो तो अर्थव्यवस्था में संतुलन नहीं होता है, विचलित हो जाती है वो। अगर G इज नॉट इक्वल टू GW हुआ तो संतुलन से विचलित हो जाती है अर्थव्यवस्था। और जिसे क्या कहते हैं, जो ये कैलकुलेशन जो बनता है, G इज़ नॉट इक्वल टू GW जब होता है, तो ये होता है नाइफ एज या चाकू की धार समस्या कहते हैं इसको।
चाकू की धार समस्या, इसके बारे में भी क्वेश्चन आए हुए हैं यूजीसी नेट में बहुत बार कि नाइफ एज क्या है, या जो चाकू की धार समस्या की कब होती है। तो जो हैरोल्ड डॉमर का मॉडल है, जो इसका जो अस्थिरता पर जो प्रकाश डालता है, वहाँ G इज़ नॉट इक्वल टू GW होगा, तो अर्थव्यवस्था संतुलन से विचलित हो जाएगी, और इसे ही कहते हैं नाइफ एज या चाकू की धार समस्या। जो हैरोल्ड डॉमर मॉडल है वो पूंजी उत्पादन अनुपात और बचत दर जो बचत दर को मानता है, जो पूंजी उत्पादन अनुपात है और बचत दर को ये मानता है। और इसके आगे की जो व्याख्या है वो सोलो स्वान मॉडल में बाद में हुई थी, जो बाद में पूंजी और श्रम के बीच जो प्रतिस्थापन की जो अनुमति देकर अस्थिरता की जो समस्या थी, जिसकी वजह से वो अर्थव्यवस्था में गड़बड़ हो जाती थी अस्थिरता होने की वजह से, उसका समाधान किया था सोलो स्वान मॉडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नवशास्त्रीय विकास सिद्धांत के अनुसार बचत दर में वृद्धि से क्या होता है? अल्पावधि में उत्पादन की वृद्धि दर को बढ़ाता है, उत्पादन की दीर्घकालिक वृद्धि दर को बढ़ाता है, स्थिर अवस्था पूंजी श्रम अनुपात को कम करता है, या प्रति व्यक्ति पूंजी और उत्पादन के दीर्घकालिक स्तर को कम करता है। जो नवशास्त्रीय विकास सिद्धांत है वो दिया है किसने? सोलो स्वान ने। सोलो मॉडल है ये सोलो मॉडल है। जो नवशास्त्रीय विकास सिद्धांत है दिया है सोलो ने। सोलो स्वान के अनुसार जो बचत दर में वृद्धि है वो अगर बचत ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से निवेश बढ़ता है, जिससे कि जो पूंजी स्टॉक है वो बढ़ जाता है, और जो अल्पावधि में उत्पादन की वृद्धि जो अस्थायी रूप से जो है वो कम होने की जगह बढ़ जाती है। मतलब कि लोग जो सेविंग करते हैं, जो बचत करते हैं, अगर वो बचत ज़्यादा है, अगर उसमें वृद्धि हुई है तो निवेश बढ़ेगा, और जिसकी वजह से जो पूंजी है, पूंजी का स्टॉक बढ़ेगा, और जो कम समय में उत्पादन की दर में अस्थायी रूप से वो बढ़ जाती है। सोलो स्वान मॉडल कहता है कि बचत दर में परिवर्तन प्रति व्यक्ति उत्पादन स्तर को प्रभावित करता है, लेकिन वो दीर्घकालीन विकास दर को प्रभावित नहीं करती है। मतलब कि जो नवशास्त्रीय विकास सिद्धांत है वो सोलो का जो मॉडल है वो अल्पावधि उत्पादन की वृद्धि दर को मानता है, ना कि दीर्घावधि के। मतलब कि इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा कि अल्पावधि में उत्पादन की वृद्धि दर को बढ़ाता है बचत दर में वृद्धि। फिर है निम्न दौरों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें, पुराने से नए। पहले दिया है दोहा राउंड, फिर उरुग्वे राउंड, फिर टोक्यो राउंड, कैनेडी राउंड और व्यापार वार्ता का सहस्त्राब्दी राउंड। तो जो ये दिया है दोहा राउंड, ये हुआ था 2001 में। 2001 में हुआ था दोहा राउंड, जो कि विफल रहा था, या फिर अनसुलझा हुआ है अभी तक के। ये दोहा विकास एजेंडा 2001 में हुआ था। उरुग्वे राउंड हुआ था 1986 से 1994 के बीच हुआ था। उरुग्वे राउंड हुआ था। उरुग्वे राउंड WTO का गठन हुआ था। इसमें WTO गेट्स और ट्रिप्स इनका भी गठन हुआ था इस टाइम पे। और कृषि के नियमों का विस्तार हुआ था इस टाइम पे उरुग्वे पे। हाँ, और फिर टोक्यो आया। टोक्यो कब आया था? 1973 में आया था। 1973 में आया था, जो कि गैर टैरिफ की बाधाओं को दूर करने पर इससे चर्चा हुई थी टोक्यो के। कैनेडी राउंड आया था 1964 में। 1964 में आया था कैनेडी राउंड। और व्यापार वार्ता का सहस्त्राब्दी राउंड आया था ये 1999 में। मतलब सबसे पहले क्या आया था? ये 64 वाला सबसे पहले आया है कैनेडी राउंड। सबसे पहले ये एक हो गया, कैनेडी राउंड एक हो गया। फिर टोक्यो आया है 2, फिर उसके बाद हो गया 3 हो गया उरुग्वे, चौथा हो गया व्यापार वार्ता का सहस्त्राब्दी राउंड, और 5वां हो गया दोहा।
दोहा राउंड सबसे लास्ट में 2001 में हुआ था, इसलिए ये लास्ट में आएगा। मतलब कि कैनेडी, टोक्यो, उरुग्वे, व्यापार वार्ता का सहस्त्राब्दी राउंड और उसके बाद आया दोहा राउंड। अब नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस गेम में नैश इक्विलिब्रियम नहीं है? BOS गेम, स्टैग हंट, प्रिजनर डिलेमा, मैचिंग पेनिस गेम। नैश इक्विलिब्रियम किस में नहीं है? मैचिंग पेनिस गेम में नैश इक्विलिब्रियम नहीं होता। BOS गेम में होता है नैश इक्विलिब्रियम, स्टैग हंट में भी होता है, प्रिजनर डिलेमा में भी होता है। मैचिंग पेनिस गेम एक ऐसा गेम है जिसमें नैश इक्विलिब्रियम नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति समाज पर कोई लाभ नहीं डालते बल्कि कई वास्तविक लागत लगती है। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति की लागत क्या है? फर्स्ट, क्या क्या दिया हुआ है? कम नकदी धारणा से जुड़ी जूते की चमड़े की लागत। सेकंड है, अधिक बार बार समय समायोजन की कीमतों से जुड़ी मेन्यू लागत। कर संहिता के गैर सूचीकरण के कारण कर देनदारियों में अनापेक्षित परिवर्तन। ऋणों से जुड़ा धन का मनमाना पुनर्वितरण। पहला दिया हुआ है, कम नकदी धारणा से जुड़े जूते चमड़े की कॉस्ट, मतलब कि शू लेदर कॉस्ट। जब लोग नकद कम रखते हैं और बार बार बैंक जाते हैं तो ये लागत बढ़ जाती है। सेकंड है, अधिक बार बार समायोजन की कीमतों से जुड़ी मेन्यू लागत। मेन्यू लागत या मेन्यू कॉस्ट, जब बार बार कीमतें बदलने की लागत लगती है, मतलब प्राइस या टैग बदलना, प्राइस मेन्यू बदलना, इन सब में जो कॉस्ट लगती है उसकी वजह से मेन्यू कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये हो गया मेन्यू कॉस्ट। थर्ड है, कर संहिता के गैर सूचीकरण के कारण कर देनदारियों में अनपेक्षित परिवर्तन, मतलब टैक्स जो इन्फ्लेशन है से रिलेटिव जो प्राइसेस है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। और जो टैक्स सिस्टम इंडेक्स ना होने पर भी इन्फ्लेशन पर जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है वो। और ऋणों से जुड़ा धन का मनमाना पुनर्वितरण, मतलब कि खासकर जब बोरोवर वर्सेस वो होता है, लेंडर होता है, बोरोवर्स वर्सेस लेंडर होता है, इनके बीच पड़ता है ये। नहीं, हाँ, ऋणों से जुड़ा धन का मनमाना पुनर्वितरण, जो आर्बिट्री रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मतलब कि लगभग ये बोरोवर वर्सेस लेंडर के बीच ही होता है बहुत ज़्यादा, कि बोरोवर कितना, मतलब कि कितना धन मनमाना लेना चाह रहा है, या कोई लेंडर है वो कैसे धन का पुनर्वितरण इन लोगों में मनमानी तरीके से होता है। तो ये हो जाएगा। ये सारे के सारे मुद्रास्फीति समाज पर ये वास्तविक लागत लगती है इनकी, मतलब कि कम नकदी धारणा से जुड़ी जूते चमड़े की लागत, ये भी मुद्रास्फीति समाज पर कोई लाभ नहीं डालते, लेकिन वास्तविक लागत इनकी लगती है। इसकी भी लगती है, इसकी भी लगती है, इसकी भी, और ये सारे के सारे सही हैं। मतलब 1 2 3 4 चारों ही सही हैं। मतलब कि जो शू लेदर कॉस्ट है, मेन्यू कॉस्ट, और जो टैक्स सिस्टम जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, और आर्बिट्री जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब का भले मुद्रास्फीति समाज पर कोई लाभ नहीं डालते बल्कि कई वास्तविक लागतें लगती है, और ये लागतें सच में लगती हैं, जो हमको सोच नहीं पाते, लेकिन ये लागतें हमको लगती हैं। भारत में UPI प्रणाली किस संगठन और किस वर्ष विकसित हुई? सेबी 2016, SBI 2016, RBI 2016 या NPCL 2016? UPI मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था NPCL के द्वारा। NPCL जो है वो 2008 में शुरू हुआ था। इसको चालू किया था RBI और IBA ने शुरू किया था। IBA और RBI ने शुरू किया था। IBA मतलब कि इंडिया बैंक एसोसिएशन, और RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको 2008 में शुरू किया था NPCL को, जो इसलिए शुरू किया था ताकि जो पेमेंट से वो सिक्योर हो सके, मतलब कि सिक्योर पेमेंट के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। जो UPI है
जो भारत में जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है 2016 में एनपीसीएल या नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसे इसके द्वारा हुई थी। और जो ये जो ऑफिशियली लॉन्च किसके द्वारा हुआ था, ये आरबीआई गवर्नर जो थे डॉक्टर रघुराम राजन, इनके द्वारा 2000 जो सॉरी मतलब कि उनके द्वारा हुई थी इसकी स्थापना। और जो जो आरबीआई है और जो आईबीए है, वो चाहते थे कि जो सिक्योर पेमेंट इसके द्वारा हो, इसकी स्थापना इसलिए की गई थी 2016 में। और सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में एक रेगुलेटरी बॉडी है ये, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और जो एसबीआई है, एसबीआई की स्थापना, इसको पूछा जाता है बहुत बार यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में कि एसबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना, ये सब कब कब हुई थी, ये पूछा जाता है। एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। हर एक चीज़ को पूछा जाता है। एनएफसीएल का मैंने अभी बताया, एनपीसीएल का 2008 में आरबीआई और आईबीए के द्वारा हुई थी इसकी शुरुआत। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही हमको बहुत आगे बढ़ाते हैं। ये क्वेश्चन आते भी हैं और बहुत हद तक के मैंने देखा है कि क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 2019 से 21 की सर्वेक्षण अवधि के दौरान 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी? 1975, 1991, 1103 और 1020। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण है NFHS 5, उसके अनुसार जो 2019-21 सर्वेक्षण हुआ था, उसमें जो 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं थी। मतलब कि 1000 पुरुष और उनके लिए 1020 महिलाएं थी। ये अभी इसका आंकड़ा बढ़ गया होगा शायद, या पता नहीं, लेकिन अभी के लिए अभी तो ये आंकड़ा इतना ही है कि मतलब 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया है। आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ऐसे ही यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। और आज का जो सेशन था वो डे 1 का सेशन था। हम रोज़ ही ऐसे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।